मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 से पहले 30 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सारी पार्टियां गई थी विपक्ष की, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? इनको मुंह की खाके आने पड़ी वहां से। इसीलिए इनको डर है कि ये 5 साल हमारा क्या होगा। इसमें से कितने लोग ये मानते हैं कि ईवीएम का मैनिपुलेशन होता है चुनाव में? अगर एक भी आदमी मानता है ऐसा तो हाथ उठाइए। मुझे लगता है कि इससे बड़ा आपके लिए आईना नहीं हो सकता। देश में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हो, कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए, एक बार जिप से दिखा दीजिए। मुझे लगता है ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मानते हैं एक साथ चुनाव होना चाहिए। क्या कोई ऐसा बैठा है यहां पर जो मानता है कि एक साथ नहीं होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 लोग इतने बच्चे में। ये जो बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ है, क्षेत्रीय अस्मिताओं के खिलाफ है और रीजनल पार्टीज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश है। बीजेपी के सामने आप लोग इतने अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हो जाते हैं? हमारा मूल प्रश्न ये है कि ये लोकतंत्र के ऊपर आघात होगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। आज की डिबेट होने वाली है कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता और बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा के बीच में। और डिबेट का मुद्दा होगा वन नेशन वन इलेक्शन। बीजेपी सरकार का कहना है कि इससे खर्च कम होगा और एक साथ चुनाव होने से देश का ज्यादा विकास होगा, जबकि दूसरी तरफ लगभग सभी विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। फिलहाल इस बिल को जेपीसी को भेज दिया गया है और इसकी पहली बैठक 8 जनवरी को होने वाली है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल जो इस बात को लेकर ये है वो ये कि चुनाव की साख कैसी है, इलेक्शन कमीशन की साख कैसी है, इलेक्टोरल प्रोसेस की साख कैसी है। अगर सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की होनी चाहिए, तो उसको बदल के आप सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को क्यों रखना चाहते हैं? और अगर आज चुनाव की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो फिर 93(2)A जो नियम पिछले 2 दिन पहले बदला गया कि अगर आप जैसे लोग अगर ये चाहते हैं कि चुनाव पोलिंग स्टेशन के अंदर या पोलिंग स्टेशन के बाहर, डिजिटल एज का जमाना है, आप सीसीटीवी फुटेज चाहते हैं, आप बाकी कोई कहीं लाइव स्ट्रीम हो रही हो चाहते हैं, तो वो आप क्यों नहीं पा सकते? एक जनता को ये जानने का अधिकार क्यों नहीं हो? तो आपने कर दिया कि पेपर डॉक्यूमेंट आपको मिल सकता है। डिजिटल एज में पूरी दुनिया डिजिटल एज में जा रही है, सब कुछ एआई के बारे में बातचीत हो रही, लेकिन हिंदुस्तान का चुनाव आयोग आपको खाली कागजी डॉक्यूमेंट देगा, डिजिटल स्पेस का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगा। क्यों? तो शक पैदा होगा। इसीलिए सीएसडीएस का डेटा यह कहता है कि 56% लोग आज की तारीख में मौजूदा चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें मानते हैं कि ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है, कभी थोड़ा कभी ज्यादा। इतने ही लोग ये भी मानते हैं कि चुनाव आयोग की जो साख है वो 2019 की तुलना में गिरी है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। वो भी एक ग्रॉस स्टडी यहाँ जल्दी से कर लेते हैं। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि ईवीएम का मैनिपुलेशन होता है चुनाव में? अगर एक भी आदमी मानता है ऐसा तो हाथ उठाइए। मुझे लगता है कि इससे बड़ा आपके लिए आईना नहीं हो सकता। ये मुद्दा जब हम लोग आपको बताते हैं कि लोगों से हम लोग मिलते हैं फील्ड में, आशुतोष जी के लिए भी है लेकिन आपके लिए भी है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो, देश में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हो। कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए, एक बार जिप से दिखा दीजिए। मुझे लगता है ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मानते हैं एक साथ चुनाव होना चाहिए। क्या कोई ऐसा बैठा है यहां पर जो मानता है कि एक साथ नहीं होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 लोग इतने बच्चे में। गजब बेइज्जती है। आशुतोष जी ये क्या कह रहा है? मतलब अगर आप नॉर्मल कॉमन सेंस ले तो सब ये मानेंगे कि एक साथ चुनाव हो, खत्म हो, हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है। जहां तक ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जब राष्ट्रीय चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ आते हैं तो डेटा यह कहता है कि इसका फायदा प्रत्यक्ष रूप से स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय पार्टियों को होता है। मोर देन 70% ऐसे वक्त में चुनाव राष्ट्रीय पार्टियों के साथ हुए, मतलब फायदे हुए। ये जो बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ है, क्षेत्रीय अस्मिताओं के खिलाफ है और रीजनल पार्टीज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश है। अच्छा इससे ज्यादा कुछ नहीं। जहां तक खर्चे की बात है मैं आपको बता देता हूं कितना खर्चा आता पर व्यक्ति के ऊपर। 2014 में 46 रुपए पर हेड जब लोकसभा के चुनाव हुए। चलिए मान लीजिए असेंबली के चुनाव, अगर आप अलग अलग असेंबली का चुनाव अलग अलग राज्यों के अंदर होता है तो उसको भी अगर आप जोड़ लीजिए तो हर राज्य के अंदर 46 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ेगा। तो इसका मतलब यह कि लोकसभा के चुनाव विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ भी हो जाएं तो प्रति व्यक्ति 100 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं पड़ने वाला। तो ये तर्क दिया जाता है कि खर्चा बचाने के लिए किया जा रहा है, दरअसल ये फालतू का तर्क है। इस तर्क का कोई मतलब ही नहीं है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। ये आज तक द्वारा जारी रिपोर्ट्स है
जिसमें कहा गया है कि 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। वो कैंडिडेट ठीक है, 2014 का जो चुनाव है उसमें 30,000 करोड़ और अभी 24 के चुनाव क्या आने। अंजना जी, मैं ये आज तक का ही रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। आज तक के द्वारा ही जारी किया ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 2014 का जो चुनाव है उसमें 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और ये किसका है? ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मेरी रिपोर्ट कमीशन का खर्चा नहीं है। नहीं अंजना जी, ये है कि किस कैंडिडेट लेकिन ये इंडिविजुअल्स जो चुनाव लड़ते हैं उनका भी खर्च मिला, उनका भी खर्च मिलाकर है। खर्चे में तो पूरे आएंगे ना। अरे खर्चे में तो पूरे क्या जब इकट्ठा चुनाव होगा वो चुनाव में खर्चा नहीं होगा? फिर ये तरीका कैसे हो सकता है? नहीं, आप गलत चीज को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप इस रिपोर्ट को मानती हैं? बिल्कुल, ऑब्वियसली सही रिपोर्ट है ये। और ये किसकी है रिपोर्ट, ये भी बता दूं। ये आकलन निजी इलेक्शन कमीशन का खर्चा नहीं है, मीडिया सीरीज ने किया। लेकिन इसमें इन्होंने अभी पूछा कि क्या क्या आपके लाभ होंगे। मैं आपको लाभ भी बताना चाहता हूं। पैसे क्या तो चर्चा हो गई, लेकिन इससे क्या होता है? चुनाव कौन कराता है? चुनाव कराने के लिए आज देश की सरकारी मशीनरी लगती है, सरकार के लोग लगते हैं। सबसे ज्यादा उसमें संख्या होती है टीचरों की, जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और इंटर कॉलेज को पढ़ाते हैं। इसके बाद तृतीय वर्ग कर्मचारी, क्लास 1 ऑफिसर्स जो जिले स्तर पर होते हैं, ये सब उस चुनाव के अंदर लगते हैं। इससे सबसे ज्यादा सुरक्षा एजेंसी उनका जो है, उनकी सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं। अब इन सब का यदि आप साल भर 5 साल तक कंटिन्यू चुनाव होता रहे, हर साल 2-3 विधानसभा होता रहे, तो क्या होगा? ये सारे एंगेज हैं, तो शिक्षा का क्या होगा? बच्चे को कौन पढ़ाएगा? कहां जाएंगे बच्चे? नॉर्मल विवेक से हम बात करें तो सबको लगेगा कि एक साथ चुनाव करिए, खत्म कीजिए, हमेशा देश इलेक्शन मोड में रहता है। ये आप ही लोग का मैं उत्तर देता हूं। ये बीजेपी के सामने आप लोग इतने अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हो जाते हैं? हमारा मूल प्रश्न ये है कि ये लोकतंत्र के ऊपर आघात होगा, ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर आघात होगा। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा खाने वाली पार्टी है, बीफ कंपनियों से पैसा लेने वाली पार्टी है, रिसोर्सेज में धनाड़े है, इनके पीछे अडानी जैसे बड़े बड़े धनाड़े लोग खड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि इनको आसानी रहेगी। लेकिन हमारा मूल प्रश्न वो नहीं। आप मुझे केवल ये बताइए, आज यहां पर मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन पास हो गया, और उसके बाद मोदी जी की सरकार माइनॉरिटी में आ जाएगी, तो क्या आप सारे राज्यों में दोबारा चुनाव कराएंगे? क्या नॉर्थ ईस्ट की एक सरकार 40 MLA वाली, अगर वहां पर सरकार गिर गई तो क्या सारे राज्यों में दोबारा चुनाव कराएंगे? कोई लॉजिक नहीं है इनके पास। देखिए, इस बार का संसद का सत्र जो था वो सबसे लंबा सत्र था, और दुर्भाग्य है कि सरकार ने एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी पार्टी और संसद के सत्र को जिस तरह से नहीं चलने दिया, पूरी पार्टी अडानी के बचाव में खड़ी हो गई। हमने एक मुद्दा उठाया कि 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, अमेरिका में उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट है, उसके खिलाफ जांच कीजिए। हम जांच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी का संरक्षण उनको प्राप्त है। सीधा सीधा एक विषय था कि उनको कैसे बचाया जाए। उनको बचाने के चक्कर में एक दिन तो 50,000 की कोई नोट की गड्डी थी, उसी पे पूरा दिन निकल गया। जॉर्ज सोरोस पर हम कह रहे हैं भाई आपकी सरकार है, चलिए अब सेशन खत्म हो गया। अब जॉर्ज सोरोस का नाम आज अंजना जी ने लिया है, बीजेपी के किसी लीडर ने पिछले 4-5 दिन में नाम भी लिया हो तो बता दीजिए। अगर वो व्यक्ति गलत था, किसी के गलत संबंध थे, वो देश के खिलाफ काम कर रहा था, सेशन खत्म हुए आज कई दिन हो गए, उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई? केवल और केवल अडानी को बचाने के लिए आप आगे चल रहे हैं। क्या बोला तूने? मैं आपको बताना चाहता हूं, 2024 से पहले 30 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सारी पार्टियां गई थी विपक्ष की, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? इनको मुंह की खाके आने पड़ी वहां से। इनको डर ये है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये बगैर संगठन की पार्टियां हैं, इसीलिए इनको डर है कि ये 5 साल हमारा क्या होगा। जब एक बार चुनाव हो गया तो 5 साल में इनकी डले साफ हो जानी है, क्योंकि इनको कोई रचनात्मक और सामाजिक काम तो करना नहीं है। इनको चुनाव लड़ना है। शर्मा जी, आप इसका भी जवाब दीजिए और साथ ही आप पैसा लूटना है, भ्रष्टाचार करना है, यही काम के लिए ये लोग चाहते हैं। सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं और देश इसी में उलझा रहे। लेकिन इनको विकास करना है, चुप रहेंगे, समस्याओं का समाधान करना है, आचार संहिता से बाहर निकल जवाब नहीं दे पाए, और उसके साथ रचनात्मक काम भी करना है। जवाब दे ही नहीं पाए तो ये कहानी सुन के क्या करें? भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो चुनाव के बाद भी सेवा का काम करती है, और
समाज की सेवा का काम, वृक्षारोपण हो, आज सफाई अभियान हो, आज तमाम सेवा संगठन हो, ये सारे कार्यक्रम हम राजनीतिक दल होकर चलाते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा आया। देखा दोस्तों आपने, के शर्मा, आलोक शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।